लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी को साल 1979 की क्रांति से जोड़कर देखा जाता है। यह भी कहा जाता है कि 1953 में अमेरिका ने ईरान में तख्तापलट ना कराया होता तो शायद ईरान और अमेरिका कभी दुश्मन न बनते। लेकिन इस दुश्मनी के ताने बाने में एक ऐसी बात है जो पीछे रह जाती है। क्या आपको पता है कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का एक इंडिया कनेक्शन भी है? इस दुश्मनी के पीछे एक इंडियन मुल्ला का हाथ है, एक ऐसा मौलवी जो अगर ना होता तो ईरान और अमेरिका की दुश्मनी इस हालत में ना पहुंचती। अगर ये मुल्ला नहीं होता तो आज जो अमेरिका धमकियां दे रहा है कि समझौता करो नहीं तो इतने बम ईरान पर गिराएंगे कि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं होगा, या फिर ईरान जो अमेरिका के सपोर्टर देशों के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स को फंडिंग करता है, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा होता। शायद मिडिल ईस्ट इससे ज्यादा शांत होता। याद दोस्तों, इन दो देशों की दुश्मनी की यह कहानी केवल पॉलिटिकल षड्यंत्रों, गुप्त एजेंसियों और तेल के लिए लड़ी गई लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें एक ऐसे मुल्ला का भी हाथ था जिसकी जड़ें भारत में यूपी के एक छोटे से शहर से जुड़ी हुई थी। इसी मुल्ला ने न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका की मिडिल ईस्ट की नीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये मुल्ला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि जब ईरान के शासक रजा शाह पहलवी अमेरिका के साथ खड़े थे तब इसी मौलवी ने शाह के खिलाफ ईरान में इस्लामी कट्टरपंथ को मजबूत किया था। कौन था ये मुल्ला? कैसे ये भारत के प्रदेश यानी यूपी से निकलकर ईरान पहुंच गया और कैसे उसने ईरान को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया? इस वीडियो में हम 1953 के तख्ता पलट से लेकर इस्लामिक क्रांति तक की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक इंडियन मौलवी की भूमिका ने इस दुश्मनी को जन्म दिया। क्या यह केवल एक धार्मिक हस्तक्षेप था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान को धमकी दे रहे हों, लेकिन अमेरिका और ईरान की दुश्मनी काफी पुरानी है और इसकी 3 वजहें हैं: कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम, इस्लाम और अमेरिका और रशिया की दुश्मनी। इन 3 वजहों के मिलन ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि एक धार्मिक नेता को मौका मिला अपना एजेंडा फैलाने का, जिसकी वजह से न केवल ईरान में सत्ता बदल गई बल्कि ईरान और अमेरिका पक्के दुश्मन बन गए। इस बात को समझने के लिए हमें पलटने होंगे इतिहास के पन्ने और जाना होगा उस दौर में जब दुनिया वर्ल्ड वॉर में झोंकी गई थी। 20वीं सदी में वर्ल्ड वॉर के दौरान ईरान में तेल के भंडार मिले। इन भंडारों से तेल निकालने का काम ब्रिटेन की एक कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी कर रही थी। तेल के ये कुएं ईरान के शहर अबादान में थे। ये वो दौर था जब ईरान में पहलवी राजवंश का शासन भी चल रहा था और लोगों की चुनी हुई सरकार भी अस्तित्व में थी। साल 1949 में ईरान में एक नया संविधान लागू हुआ था। उसके आधार पर ईरान के राजा के अंदर एक पीएम नियुक्त होना था, लेकिन मोहम्मद रजा शाह पहलवी संविधान लागू होने के बाद भी किसी पीएम को 2 से 4 महीने से ज्यादा टिकने नहीं देते थे। शाह अमेरिका के अच्छे दोस्त थे, उनकी पढ़ाई लिखाई स्विट्जरलैंड में हुई थी और वो मॉडर्न ख्यालों के राजा थे। उन्होंने ईरान में ऐसे कई सुधार कराए जो ट्रेडिशनल इस्लामिक परंपरा के खिलाफ थे, जो उस दौर के कई कट्टर इस्लामिक नेताओं को सख्त नापसंद था। इन्हीं नेताओं में से एक थे अयतुल्लाह खुमैनी। खैर, तभी 1952 में एक क्रांतिकारी शख्स पीएम बने जिनका नाम था मोहम्मद मुसद्दिक। मुसद्दिक की नज़र ईरान में मौजूद ब्रिटिश कंपनियों पर थी। वो ईरान की तेल कंपनियों का नेशनलाइजेशन करना चाहते थे। उनकी इस पॉलिसी का ब्रिटेन ने विरोध किया। ब्रिटेन ने कहा कि कंपनी ब्रिटेन की है, नेशनलाइजेशन नहीं हो सकता। ईरान का कहना था तेल हमारा है, हम जो चाहे सो करें। अब ब्रिटेन को डर था कि आज ईरान ने मुंह उठाकर अपने तेल कुओं पर हक मांग लिया है तो कल को सऊदी अरब और बाकी दूसरे देश भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसलिए ब्रिटेन ने इस लड़ाई में एक नए प्लेयर की एंट्री कराई। नाम था अमेरिका। अब क्योंकि रजा शाह और अमेरिका के बीच संबंध काफी अच्छे थे, इसलिए एक ऐसी चाल चली गई अमेरिका द्वारा जिससे उसका और ब्रिटेन का रास्ता आसान हो गया। CIA के डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक प्लान तैयार किया जिससे ईरान में अशांति का माहौल तैयार किया गया। इस माहौल के चलते 1953 में मुसद्दिक का तख्ता पलट हो गया। इस तख्ता पलट के चलते ईरान में पीएम की इंपॉर्टेंस लगभग खत्म हो गई और अमेरिका के दोस्त रजा शाह पहलवी ईरान के सर्वे सर्वा बन गए। अब रजा की अमेरिका की दोस्ती का मतलब था ईरान की अमेरिका से दोस्ती। राजा बनते ही अमेरिका, ब्रिटेन और ईरान तीनों फिर से एक साथ ईरान के तेल के कुओं पर काम करने लगे। वैसे ईरान से ज्यादा अमेरिका को इस दोस्ती से फायदा मिला था। देखिए, ईरान अमेरिका के लिए बफर का काम कर रहा था। यह देश सोवियत संघ की सदन सीमा से जुड़ा हुआ था और इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी इसे अमेरिका और ब्रिटेन के लिए एक नेचुरल बफर जोन बनाती थी।
अगर ईरान में कम्युनिस्ट सरकार सत्ता में आती तो सोवियत संघ को खाड़ी के तेल संसाधनों तक सीधी पहुंच मिल सकती थी और इस तरह से रजा शाह पहलवी के चलते अमेरिका ने सोवियत को रोक लिया था। इसके बाद अमेरिका को ईरान के सस्ते तेल की सप्लाई भी मिल गई थी। हालांकि ईरान की जनता को इसका फायदा नहीं मिल रहा था। गरीबी में जीने वाली जनता को लगने लगा था कि उनके राजा पहलवी पूरी तरह से अमेरिका की कठपुतली बन गए थे। इस नाखुश जनता को जल्दी ही अपना लीडर भी मिल गया था। इनका नाम था अयातुल्ला खोमैनी। खोमैनी ने ईरान की शिया आबादी को अपनी तरफ मिलाया और रजा शाह पहलवी का विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बीच 1963 में रजा शाह पहलवी ने व्हाइट रेवोल्यूशन का ऐलान किया। इस क्रांति का मकसद ईरान को मॉडर्न बनाना था और शाह की सत्ता को मजबूत करना था। इसमें लैंड रिफॉर्म्स थे, पढ़ाई लिखाई और महिलाओं के अधिकार दिलाने की बातें कही गई थी। हालांकि इन सुधारों का विरोध अयातुल्ला खोमैनी ने करना शुरू कर दिया। अयातुल्ला खोमैनी के पूर्वज असल में भारत से जुड़े हुए थे। भारत में भी खोमैनी का रिश्ता यूपी से था। जी हाँ, अयातुल्ला खोमैनी के दादा सैयद अहमद मसूवी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रहने वाले थे। 1830 के दशक में अवध के नवाब के साथ वो एक धार्मिक यात्रा पर मिडिल ईस्ट गए और ईरान के खुमैन गांव में बस गए। यही वजह है कि एक पीढ़ी के बाद उनका सरनेम उनके गांव के नाम पर हो गया, यानी कि खोमैनी हो गया। देखिए, रजा शाह अय्याशी भरा जीवन जीते थे, वेस्टर्न नेताओं के साथ पार्टियां करते थे। 1971 में ईरान साम्राज्य के 2500 साल पूरे होने की खुशी में उन्होंने 8000 करोड़ रुपए उड़ा दिए थे। वहीं ईरान की जनता गरीबी की मार झेल रही थी। इस पार्टी को आधार बनाकर खोमैनी ने देश के बाहर से ही शाह और उसके अमेरिकन कनेक्शन को घेरना शुरू कर दिया था। खोमैनी ने इसे शैतानों की पार्टी कहा था। उनके इन बयानों ने जनता को शाह के खिलाफ और भड़काया। आगे चलकर 1973 में जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में कमी हुई तो ईरान की इकोनॉमी और शाह के जो व्हाइट रेवोल्यूशन के ख्वाब थे वो सब ध्वस्त हो गए। मौलवियों ने इस दौरान श्वेत क्रांति को इस्लाम पर चोट कहा और खोमैनी ने मौके का फायदा उठाया। शाह के खिलाफ उन्होंने खूब भाषण दिए। जवाब में 1978 में ईरान के सरकारी अखबार से रजा ने खोमैनी की इंडियन आइडेंटिटी को खूब उछाला और उन्हें भारतीय मुल्ला और ब्रिटेन का एजेंट कहकर बुलाया। इसी आर्टिकल में उन्हें कहा गया कि वो आशिकाना गजलों में खोए रहने वाले एक बुढ़े हैं। इस आर्टिकल ने आग में घी का काम किया। जनता खोमैनी के साथ खड़ी हो गई। वो पहले से ही पॉपुलर होते जा रहे थे। सितंबर 1978 में तेहरान के शाहयाद चौक पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। ये लोग शाह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रजा शाह ने प्रदर्शन रोकने के लिए मार्शल लॉ लगाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर 1979 में ईरान में क्रांति हुई। अमेरिका के दोस्त, जिनकी बदौलत 20 सालों से अमेरिका ईरान के साथ काम कर रहा था, वो रजा पहलवी का परिवार ईरान से भागकर अमेरिका चला गया। शाह ने भागने से पहले विपक्ष के नेता शापोर बख्तियार को प्रधानमंत्री बना दिया था। नए प्रधानमंत्री ने खोमैनी को वापस आने की इजाजत दे दी। एक तरह से उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। फिर 12 फरवरी 1979 को खोमैनी फ्रांस से ईरान लौटे। लाखों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। खोमैनी ने बख्तियार सरकार को मानने से इनकार कर दिया और ऐलान किया कि वो खुद अपनी सरकार बनाएंगे। इस तरह से देश में 2 प्रधानमंत्री हो गए थे। बाद में जीत हुई खोमैनी की, क्योंकि ईरान की वायुसेना ने खोमैनी को अपना नेता मान लिया था। 20 फरवरी को शाह समर्थक इंपीरियल गार्ड्स और वायुसेना के बीच आपस में गृह युद्ध हुआ। इस युद्ध में शाह समर्थकों की सेना हार गई और फाइनली 1979 में एक प्लेबिसाइट या जनसंग्रह कराया गया और ईरान को इस्लामी गणतंत्र घोषित कर दिया गया। एक सरकार चुनी गई और खोमैनी को देश का सबसे बड़ा लीडर यानी सुप्रीम लीडर बना दिया गया। अब प्रधानमंत्री का पोस्ट खत्म कर दिया गया और उसकी जगह प्रेसिडेंट का पद आ गया। खोमैनी ने प्रेसिडेंट बनते ही इस्लामिक क्रांति की घोषणा की, यानी इस्लामिक देशों में इस्लामिक राज्य की घोषणा। इसके बाद फिर कई ऐसी घटनाएं लगातार हुई जिनसे अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। इस दुश्मनी के सेंटर में खोमैनी और उनके फैसले थे और साथ ही अमेरिका की भी गलतियां थी। इसी इस्लामिक क्रांति से घबराकर 1980 में इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था। 8 साल चले इस युद्ध में कम से कम 5 लाख ईरान और इराक के सैनिक मारे गए। युद्ध में खोमैनी की जीत हुई, जिसने उन्हें और भी पॉपुलर कर दिया और अमेरिका इस घटना से नाराज हो गया। कहा जाता है कि इराक ने इस युद्ध में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिसका असर ईरान में लंबे समय तक रहा। यही वो समय था जब ईरान ने परमाणु बम की संभावनाओं को देखना शुरू कर दिया था। ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो काम करना शुरू किया वो इतना सिक्रेटिव था कि वो 2002 तक छिपा रहा। दोस्तों, खोमैनी ने ईरान में यूएस के इम्पैक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। शाह के समय में दोस्त रहे ये दोनों देश अब दुश्मन बन गए थे। खोमैनी के आने के बाद ईरान और अमेरिका ने आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म कर लिए।
फिर एक और घटना ने दोनों देशों के बीच की दुश्मनी को और गहरा कर दिया। असल में तेहरान में कुछ ईरानी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अमेरिकन एम्बेसी में घुसकर 52 अमेरिकी लोगों को होस्टेज बना लिया। इन स्टूडेंट्स की मांग थी कि ईरान के शाह को अमेरिका वापस करे। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ऐसा करने से मना कर दिया। 1980 में फिर शाह पहलवी की मृत्यु भी हो गई। हालांकि इन बंधकों को फिर भी छोड़ा नहीं गया। 1981 में जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो पूरे 444 दिनों बाद इन लोगों को छोड़ा गया। इस तरह अमेरिका और ईरान इन दोनों के बीच की दुश्मनी और दीवार लगातार बड़ी होती गई। आगे चलकर 1988 में दुश्मनी और ज्यादा पक्की हो गई। हुआ यह कि ईरान एयर की एक फ्लाइट जो तेहरान से दुबई जा रही थी उसे अमेरिकी नौसेना ने मार गिराया। इस फ्लाइट में 290 लोग सवार थे, इसमें से 10 इंडियन भी थे। फ्लाइट में जितने भी लोग थे वो सभी मारे गए, लेकिन अमेरिका ने कभी भी इस घटना की माफी ही नहीं मांगी। अमेरिका का कहना था कि उन्होंने फ्लाइट को F-14 फाइटर जेट समझकर गलती से गिरा दिया। इस घटना ने ईरान को अमेरिका का दुश्मन बना दिया। इसी बीच 1989 में खुमैनी की डेथ हो गई और अली खमनेई को ईरान का सर्वोच्च लीडर या सुप्रीम लीडर बना दिया गया। फिर एक और घटना होती है 1991 में। इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। इस हमले में इंटरेस्टिंग यह है कि इराक और अमेरिका आमने सामने आ गए। इस दौरान ईरान ने इराक को सपोर्ट किया, फिर अमेरिका ने इराक से युद्ध किया। एक लंबा दौर चला जिसमें अमेरिका को कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसी वजह से यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने 2002 में ईरान और इराक इन दोनों को एक्सिस ऑफ एविल यानी बुराई की धुरी कहा। अमेरिका ने ईरान की सरकार पर आरोप लगाया कि वो आतंकवाद को फैलाने का काम कर रही है। इसी बीच 2002 में पता चला कि ईरान छिपकर अपने लिए परमाणु बम बना रहा है। इस खबर का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान पर कई बैन लगाए। दोस्तों, इन बैन्स की वजह से भारत पर भी असर पड़ा था, क्योंकि भारत ईरान से सस्ते दामों पर तेल खरीदता था। हालांकि प्रतिबंध लगे होने की वजह से ईरान से तेल खरीदना भारत के लिए एक डिप्लोमेटिक चैलेंज था। खैर, इन सभी सैंक्शंस के चलते ईरान पर दबाव पड़ा। इसी बीच अमेरिका से पीछा छुड़ाने के लिए ईरान और यूरोपियन यूनियन के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ। साल 2005 से लेकर 2013 तक अमेरिका से दुश्मनी का नुकसान ईरान को उठाना पड़ा। इस टाइम पर प्रेसिडेंट थे महमूद अहमदीनेजाद। साल 2013 में उनकी जगह पर प्रेसिडेंट बने हसन रूहानी। रूहानी ने फिर से न्यूक्लियर डील पर काम करना शुरू किया। 2 साल की मेहनत के बाद 2015 में यूएस और कई वेस्टर्न देशों ने ईरान से न्यूक्लियर डील साइन की। इस डील से लगा कि शायद ये दोनों देश अपनी दुश्मनी को भूल जाएंगे। इस दौरान अमेरिका ने ईरान से कई इकोनॉमिक बैन भी हटा लिए थे, लेकिन किस्मत बुरी थी, क्योंकि 2016 में अमेरिका का चुनाव जीत लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही ओबामा के दौर में हुए ईरान के समझौते को रद्द कर दिया। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर बैन लगा दिए। यही नहीं, ट्रंप ने ईरान की सेना को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यही वजह है कि आज भी ईरान और अमेरिका एक दूसरे के खिलाफ है। इस दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी और जख्मों से भरी हुई है कि उनका ठीक हो पाना एक टेढ़ी खीर जैसा है। दोनों ही देश सीधी दुश्मनी के अलावा यमन, सीरिया और इजराइल में पर्दे के पीछे से लड़ाई लड़ते हैं। यमन में अमेरिका सऊदी अरब के साथ है तो ईरान हूथी विद्रोहियों के साथ। अमेरिका इजराइल के साथ है तो ईरान हिजबुल्लाह और हमास के साथ। सीरिया में ईरान सरकार के साथ है तो अमेरिका विद्रोहियों का साथ दे रहा है। इस तरह से इस दुश्मनी के खात्मे की कोई पहल फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जो पहल थी उसे ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया था। इसलिए ट्रंप की धमकी आज भले ही कोई सलूशन दे दे, लेकिन धमकियों से परमानेंट सलूशन नहीं निकलते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका कभी फिर से दोस्त बन सकते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.